morning to all of you. Respected Paliwal ji, Dr. Jain, senior professors, associate, and all the young brains. आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य उत्तरायण से दक्षिण की तरफ मूव करता है। इससे हमारी गर्मी की शुरुआत होती है और गर्मी यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वी आर लिविंग इन द हार्मनी विथ सन। बट आर वी लिविंग इन द हार्मनी विथ सन? क्या हम सूर्य के उदय से पहले उठ जाते हैं? उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उठना ही चाहिए। और सूर्य के अस्त होते होते हमारी भी एनर्जी अस्त होती है और हमें सोना चाहिए टाइम से। ये शुरुआत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे बुक दी गई है ना आज, वो है चेंजिंग द माइंडसेट। और अगले 1 घंटे में मैं इंश्योर करता हूँ कि आप लोगों का माइंडसेट चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का रेजोल्यूशन था कि 2023 में मैं लगभग 23 नई बुक्स को पढूं। Why? So if you want to be in history, either you have to fight a war like Alexander, like Porus, like पृथ्वीराज चौहान, सब हिस्ट्री में आ गए ना ये, और इधर यू शुड राइट ए बुक, उससे भी आप हिस्ट्री में आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सोचा है कि इधर यू शुड क्रिएट अ इकोसिस्टम विच लिव लॉन्गर देन योर लाइफ, लाइक व्हाट आई हैव क्रिएटेड बीनेस्ट, एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन इंक्यूबेशन सेंटर, जो आपके ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी किसी ना किसी को इम्पैक्ट करेगा, किसी की लाइफ बनाएगा और देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री में आने की, ठीक है? कल और परसों लगभग 4 दिन पहले से मध्य प्रदेश बहुत वाइब्रेंट है। क्यों? प्रवासी भारती ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पिछले 2 दिनों से मैं वहाँ पे था और मैं आपको बताऊँ, हमने लगभग काफ़ी सारे सेशंस अटेंड किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाउसफुल सेशन था वो था कल 2 बजे का, और वो सेशन था स्टार्टअप्स ऑफ एमपी फ्यूचर अहेड, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि उसमें 20 साल से लेके 80 साल के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सब ध्यान लगा के बैठे हुए थे और कोई किसी को जगह देने को तैयार नहीं था। इतना ठसाठसी चल रही थी कि फ्रंट गेट पहले बंद और सबसे फ्रंट में ही सबसे 80 साल के लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे ये सरप्राइज हो रहा था कि भाई ये तो अब अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में है, बट देन ऑल्सो इट मोटिवेट्स मी कि यार दे आर सो क्रेजी अबाउट स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, टू लिसन अबाउट देम। 20 साल के लड़के को सुनने के लिए 80 साल का आदमी बैठा है। आप समझ रहे हो? आज से 20 साल पहले जब बच्चे पढ़ाई करके आते थे तो उनके पेरेंट्स लेके आते थे और बोलते थे कि भाई हमारे बेटे ने पढ़ाई तो कर ली है, साहब अब बताइए कि इसको कौन सा जॉब में जाना चाहिए, है ना? सबकी यही चिंता रहती थी। हम पढ़ते क्यों हैं? नौकर बनने के लिए, जॉब में जाना है। बट माइंडसेट हैज़ चेंज्ड। आज जब कोई पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि भाई इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कर ली है, अब आप बताइए कि इनको कौन सा, इनको इंटरप्रेटर कैसे बनना है या इनको अपना धंधा कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अब पहले ये बताइए, अगर ये नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे क्या करना है। दिस शुड बी द चेंज ऑफ माइंडसेट। किसका माइंडसेट चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं, पेरेंट्स का। ठीक है ना? जब तक आप यूथ हो, माना आप में इंडिपेंडेंस है, लेकिन जब करियर चूज़ करने की बारी आती है ना, तब आपके पेरेंट आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हाँ, तो माइंडसेट पहले उनका चेंज होना ज़रूरी है। आप तो फोकस्ड हैं, आपका माइंडसेट चेंज है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, बट उनको भी तो मैच्योर करना है। उनके अलावा थोड़ी हम आगे बढ़ जाएंगे, उनको साथ लेके चलना है। उन्होंने आपको बड़ा किया तो अब हमको उनको बड़ा करना है। दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही, एंड चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक तो नहीं है ये? ऑफ ट्रैक जा रहा है क्या? यू आर कोरिलेटिंग विथ मी? इंक्यूबेशन के लिए मैं आऊँगा, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज करना है ना, पहले उसके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आपको।
तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लाइफ बताना चाहता हूँ, ऑफ प्रोफेशनल लाइफ करियर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको पहले ये बताना चाहिए, बाद में इंक्यूबेशन बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जो आप कर रहे हो उससे जल्दी कोरिलेट करोगे। 4 क्वाड्रेंट्स में लाइफ चलती है, मतलब करियर ऑप्शंस रहते हैं, जिसको EPBI क्वाड्रेंट बोलते हैं। एनीवन हियर इन दिस हॉल कैन टेल उसको EPBI पता है क्या? EPBI, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है या पता है किसी का कोई हाथ खड़ा करके बोल सकता है पता है? EPBI में से कोई सा भी क्वाड्रेंट पता है? ओके, ग्रेट। सो ओपन योर माइंड, सबको आपको पता है, बस मैं बताता जाऊंगा तब आप बोलेंगे अरे ये तो पता है मुझे, ठीक है। सो E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, E स्टैंड्स फॉर, तो एक क्वाड्रेंट ऐसा है EPB एंड टॉप पे क्या है? I, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्वाड्रेंट में सबसे लोअर लेवल पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनके पास सोचने का टाइम नहीं रहता है। अपनी 9 से 6 की लाइफ में ये स्टीरियोटाइप ऑटोनॉमस मीडियोकर लाइफ चलती रहती है। दे आर नॉट इवन एबल टू प्लान देयर फ्यूचर, दे आर नॉट इवन एबल टू क्रिएट द वेल्थ फॉर देयर किड्स। मतलब माइंडसेट वाली बात है। इनकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है रोज़, और वो क्या है? हाँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तारीख, हाँ तारीख, टिफिन इनका सिर्फ टिफिन ही चेंज होता है सही बोल रहा हूँ मैं? बाकी कई को तो टिफिन भी चेंज नहीं होता, वही मिल रहा है। तो रोज एक ही जॉब करनी है और टिफिन अलग अलग खाना है, बस यही चल रहा है लाइफ में। सो वो अर्न करते हैं बट लिक्विडिटी इतनी नहीं रहती। 2 से 3 महीने की लिक्विडिटी लेके चलते हैं सैलरी की। अगर 3 महीने जॉब नहीं लगी, अगर जॉब छूट गई तो फिर वो हैंड टू माउथ सिचुएशन। क्या आप लोग कभी इस सिचुएशन में रहना चाहोगे क्या? नहीं ना। फिर आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो क्या बनने की तैयारी कर रहे हो? सर निकाल दी आपको लग रहा है, लेकिन मैं कल का एग्जांपल जो दे रहा था ना, आपसे और 20 साल ज़्यादा एज वाले आदमी बैठे थे वहाँ पे, तो ज़िंदगी निकली नहीं है, अभी हाथ में है। हम आय बढ़ाने की तो सोच रहे हैं, साथ में आयु भी बढ़ानी है। आपने एम्प्लॉयमेंट समझा, आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं? आप काउंटर कर सकते हो मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ गलत है सर, ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। एनीबडी कैन स्टैंड एंड से कि सर नहीं, हम वेल्थ भी क्रिएट कर लिए हैं, हमने फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया है, और मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, और वो वही जो कि यार लाइफ ही ख़त्म हो गई। तो इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है, पर उस एक्सपीरियंस को लेने में उतना ही टाइम नहीं लगाना है। आज आप इन लोगों का एक्सपीरियंस ले लो कि अगर मेरे को ये चीज़ समय से पहले पता हो जाती तो मैं समय बचा लेता। पैसा कोई भी बना लेता है, बचा लेता है, समय ना रुकता है ना बचता है, ठीक है। तो जिस समय जो चीज़ होगी वही समय आपके पास रहेगा। सो यू हैव टू वैल्यू द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, दैट इज टाइम, एंड हाउ टू सेव द टाइम टू गेन द एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर सीनियर्स और मेंटर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। यही आपको करना है और यही आपको पास ऑन करना है, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू बिकम टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस। तो पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो बोलते हैं ना आप देश का भविष्य बनाते हो, वो गलत नहीं है, आप बनाते हो, लेकिन यू हैव टू बी टीचर बाय चॉइस। यू हैव टू बी टीचर और प्रोफेसर बाय चॉइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अच्छे टीचर्स अच्छे एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते। तो हम ई में हैं, ठीक है। ई के बाद पी। अब पी बताओ। सो पी इज प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लाइक सीए, सीएस, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अपनी ऑफिस चलाते हैं, इनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। ये क्वाड्रेंट में एम्प्लॉयमेंट से थोड़े से ऊपर रहते हैं, क्योंकि इनका अपना काम रहता है, अपना समय रहता है, इनका कोई बॉस नहीं रहता है, और ये अपने काम को ज़्यादा समय दे पाते हैं
और थोड़ा ज़्यादा अर्न करते हैं, थोड़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं लाइफ में। यही है ना प्रैक्टिकल। एम्प्लॉयमेंट से ऊपर रहते हैं प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड ऑल। बट इनकी लिमिटेशन है, एक है। क्या लिमिटेशन है? इंडिविजुअलिटी। मैं अगर किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो डॉक्टर मेरा इलाज करे या वो मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे या मेरी बात सुने। ये नहीं चाहूँगा कि उसका असिस्टेंट सुने या कोई और सुने। यही होता है, हम फेमस डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं कि वो हमें कंसल्ट करें। अब डॉक्टर ने अवतार तो लिया नहीं है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, तो देयर इज़ अ लिमिटेशन हाउ मेनी पेशेंट्स ही कैन कंसल्ट, इज द लिमिट। तो यहाँ जाके वो गाड़ी अटक जाती है, यहाँ जाके वो लिमिटेशन आ जाती है और फिर वो उस क्वाड्रेंट को ही, मतलब क्वाड्रेंट लिमिट हो जाती है उनकी प्रोफेशनल्स की। तो उनके पास समय भी नहीं रह पाता है क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना है, एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा काम करना है उनको, पैसा भी ज़्यादा है, ज़्यादा काम करना है, लेकिन लिमिटेशन भी है। राइट, यू अंडरस्टैंड दैट? तो आप प्रोफेशनल भी बन सकते हो अगर आपकी उस लिमिट में सेटिस्फाइड हो। यू कैन बिकम प्रोफेशनल, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। थर्ड इज बी। हाँ, बिजनेस। सबके मुंह से बिजनेस निकला, चलो। सो यू आर मैचिंग द पेस विथ मी एंड वी आर ऑन द सेम पेज। बिजनेस स्टैंड्स ओवर एंड अबाउट टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल्स, राइट? तो बिजनेस सेट करना अपने आप में थोड़ा रिस्की काम है, टाइम लेता है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारी। वो आपके प्रोफेशनल से, एम्प्लॉयमेंट से वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हायर करता है, उन लोगों से काम लेता है। ही डेलीगेट्स द वर्क टू देम बिकॉज ही इज़ नॉट द एक्सपर्ट। बिजनेस खड़ा करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या? टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, इज देयर एनी क्वालिफिकेशन? टू बिकम डॉक्टर, टू बिकम CS, टू बिकम CA? हाँ, तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। 1 लाख रुपए में कंपनी बनाई और डायरेक्टर बन गए, मैं हूँ CEO, नाउ आई वांट यू टू बी इन माय कंपनी। अगर मैं पैसा दे सकता हूँ, मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द फ्रीडम ही हैज़। पर वो बिजनेस खड़ा करने में ना थोड़ा रिस्क भी है, पेन भी है, और पेन है तो गेन है। तो वो वाली बात रहती है बिजनेस में। तो हमको बिजनेस खड़ा करने में सोचना चाहिए, क्योंकि फिर आप सब लोगों के साथ मिलके एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही हम बात करेंगे कि हम जो इंक्यूबेशन सेंटर में किसको लेके जाएंगे। हमको वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाना है, यानी बिजनेसमैन क्रिएट करने हैं वहाँ पे। इंक्यूबेशन सेंटर इज नथिंग बट अ फैक्ट्री वेयर और अ गैराज वेयर एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटेड। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। वेयर दे आर मेड? इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, इसके बाद आई कौन बताएगा? यस, हु सेड इन्वेस्टमेंट? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। परफेक्ट, परफेक्ट, क्लैप फॉर हिम। सो जो हमने 3 क्वाड्रेंट देखे ना, वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, समय कम होता गया उनके पास। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास जितना समय था उससे कम टाइम प्रोफेशनल के पास था, बट ज़्यादा वेल्थ थी, क्योंकि वो जिसको ज़्यादा समय लगाना है पेशेंट्स को देखने में या काम करने में, तो पैसा भी कमाना है। बिजनेसमैन के पास और कम टाइम रहता है, राइट? वो और ज़्यादा पैसा या वेल्थ बनाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर रहता है ना, ये उस क्वाड्रेंट में सबसे ऊपर टॉप ऑफ द टेबल या टॉप ऑफ द ट्री बैठता है, ऐसे ईगल के जैसे, राइट? ही स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ द ट्री लाइक ईगल, ये सिट्स। वो बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालता, बहुत कुछ नहीं करता है, उसके पास बहुत समय रहता है। वाई? बिकॉज ही बिलीव्स इन क्रिएटिंग द सिस्टम एंड कमिंग आउट ऑफ दैट सिस्टम टू क्रिएट अनदर गुड सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं? वी क्रिएट द सिस्टम बट वी बिकम एपिसेंटर ऑफ द सिस्टम एंड नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिस्टम, और हम स्टकअप हो जाते हैं। हमने कुछ खड़ा कर दिया, लेकिन अब हर चीज़ अपने से ही हो रही है और हम इन्वॉल्व हो गए उनके साथ, तो काम हो तो रहा है लेकिन हम उस काम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वहीं पे हमारा पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, और वो वहीं बिजनेस या जो भी हम कर रहे हैं वो सीमित हो जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इसलिए सीमित नहीं रहते क्योंकि दे नो हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम with the help of technology, with the help of innovation, with the help of professionals, employees, teams, funds, right? तो उनको पैसे से पैसा कमाना आता है, ठीक है? तो वो
अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्रिएट करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, 1x 10x 100x, ये इन्वेस्टर्स को करना आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कब एंट्री करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा एग्जिट कब करना है, वो उन्हें आता है। चीज़ों से निकलना उन्हें आता है ताकि दूसरी चीज़ों में पहुंच पाए, राइट। सो ये 4 क्वाड्रेंट ऑफ प्रोफेशनल करियर है। नाउ विच क्वाड्रेंट यू वांट टू बी? वन वॉइस, इन्वेस्टर्स, राइट। लेकिन इन्वेस्टर बनने के लिए ना आपको इन तीनों में से एक बन के जल्दी छोड़ना पड़ेगा। जितने जल्दी आप एक क्वाड्रेंट से मूव आउट होंगे ना, उतने ज़्यादा जल्दी आप इन्वेस्टर बनोगे। ज़रूरी नहीं इन्वेस्टर्स, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारा फंड लेके प्राइवेट इक्विटी कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी। इन्वेस्टमेंट मीन यू कैन हैव योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। आप इन्वेस्ट शेयर्स में करो, अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करो, म्यूचुअल फंड में करो, प्रॉपर्टीज़ में करो, बट उसके लिए जल्द से जल्द उस क्वाड्रेंट से बाहर निकलो। आपको पता है आपकी एक्टिव इनकम जो आप कमा रहे हैं वो आपकी एक्टिव इनकम है, और दूसरी होती है पैसिव इनकम। सो इफ़ यू वांट टू बी वेल्दी इन लाइफ ना, हम सब यही चाहते हैं ना कि जितने जल्दी हम अच्छा वेल्थ क्रिएट कर ले तो हम सब चिंता से फ्री हो जाए, और हम वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। वी आर हियर टू एंजॉय आवर हेल्दी वेल्दी लाइफ, नॉट टू डू वर्क 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 एंड वर्क। हमें इसलिए काम नहीं करना चाहिए कि अगर नहीं करूँगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। हमें इसलिए काम करना चाहिए कि यार मेरा पैशन है, मैं कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी पैसिव इनकम मेरा घर चला लेगी, एंड पैसिव इनकम शुड बी 5 टाइम्स ऑफ योर एक्टिव इनकम। पर उसको समय लगता है, एक साथ नहीं शुरू होती है। बट आप सोचोगे नहीं तो होगी ही नहीं। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया आपसे 10 गुना तेज़ी से बढ़ रही है, और अपनी सैलरी 10% बढ़ रही है, कभी 5% बढ़ रही है, बढ़ी नहीं रही है, राइट। देखो मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, आप ही के बीच का हूँ, मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, बट मैंने लिमिट नहीं किया अपने आप को। मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैंने लिमिट नहीं किया है अपने आप को, ठीक है। तो मैं इसलिए अपने आप को एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बहुत सारा कॉर्पोरेट से बैठ के, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होने के बाद में एम्प्लॉयमेंट जॉब में गवर्नमेंट में क्यों आया? बिकॉज स्मार्ट सिटीज़ जैसा जो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर है वो एक ही बार मिलेगा। जब ये स्मार्ट सिटी चालू हुई थी 2015 में, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था ना, तो उसके पहले स्मार्ट सिटी थी इंडिया में, और वो उसमें जो 100 स्मार्ट सिटीज़ को ग्रांट दिया गया और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई वो 5 साल के लिए थी। तो 5 साल हो गए ख़त्म, या 23, और एक्सटेंशन जो ख़त्म है वो 23 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में आपको कोई नई स्मार्ट सिटी नहीं बनने वाली, जो बन गई वो बन गई। तो जो काम हमने किया वो हमने किया, हमने जिया। इसी अप्रोच के साथ मैं इस कंपनी में आया था, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट ज्वाइन करने का, मैंने कभी नहीं की थी। IDBI बैंक वॉज द ओनली बैंक जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कहलाता है, बाकी प्योरली कॉर्पोरेट था मैं, प्राइवेट। क्योंकि वहाँ चीज़ें फास्ट ट्रैक होती है, देयर इज़ नो नोट शीट फॉर अप्रूवल एंड ऑल, राइट। आप इवन मैसेज भी कर दोगे कि इट्स ओके तो ओके, कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो भाई टाइम सेव करना इज़ द की। जो प्राइवेट में होता है, जो गवर्नमेंट में नहीं होता है, दिस इज़ द डिफरेंस। बट अब गवर्नमेंट में भी होता है, राइट। सो अब आप तैयार हैं? सही चल रहा है? गुड। सो हम बात कर रहे थे कि इंक्यूबेशन सेंटर की। तो कल हम लोग जब जिस इवेंट में थे वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आए हुए थे, बहुत सारे सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स भी आए हुए थे, इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे, है ना। और DPIIT सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब थे वहाँ पे, और पद्मजा रूपारेल जो कि इंडियन एंजल नेटवर्क की फाउंडर है वो थी वहाँ पे, और श्रद्धा शर्मा को आप जानते हैं? योर स्टोरी का नाम सुना है? कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वाले वीडियोस देखते होंगे तो योर स्टोरी इज़ अ लीडिंग, योर स्टोरी उसकी फाउंडर है श्रद्धा शर्मा, तो शी वॉज द मॉडरेटर ओवर देयर। सो वो भी आए हुए थे, और यही सब बातें चल रही थी कि भाई कैसे यूथ को आप सपोर्ट करेंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको इंक्यूबेशन के बारे में बताऊं उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि स्टार्टअप क्या होता है। भाई जो वहाँ पे इंक्यूबेट होगा वो तो स्टार्टअप ही है ना। तो पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्टार्टअप। चलो आप बताओ, मेरे को एक ग्लास पानी चाहिए पीना है, आपको ये बताओ स्टार्टअप क्या होता है। आई एम नॉट आस्किंग एनी डेफिनेशन, आई एम जस्ट आस्किंग द मीनिंग।
शार्क टैंक देख रहे हो कि नहीं? तो शार्क्स किसको खाते हैं? हम वहाँ पे तो स्टार्टअप्स ही है ना, असली में शार्क और फिश थोड़ी है, राइट? तो वहाँ जो पिच करते हैं वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, मैच्योर एंटरप्रेन्योर्स माइट बी, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप? क्योंकि मैं डिफरेंस बताऊंगा तब आपको याद रहेगा, ऐसे मैं बता दूंगा तो नहीं याद रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ कंपनी, मतलब ट्रेडिशनल कंपनी जो है, या आप बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर्स है या इंडस्ट्रीज है, एसएमई है। एसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? और सभी का बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तब हम आप लोगों का काम ही यही ना, टीचर्स का। आप ऐसे ही बताते हो ना, डिफरेंस बिटवीन दिस दैट दैट, ताकि वो क्लियर रहे। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट फॉलोइंग योर पाथ। हाँ, नहीं अभी वन लाइन में नहीं पूछ, मतलब वन वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, वन वर्ड तो मैंने बोला है। आप डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में क्या है? फंडिंग कम्स लेटर। आइडियाज़ तो सर वो ऐसा है ना, टैब खोला और आइडियाज़ बहेंगे। तो आइडियाज़ किसी को भी आ सकता है, मतलब इट्स नॉट नीडेड कि मेरे को ये आइडिया आएगा, है ना, किसी को भी। इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। स्टार्टअप्स में स्टेबिलिटी कम रहती है बिकॉज दे टेंड टू चेंज द आइडिया अकॉर्डिंग टू द हाई रिस्क, हाई रिस्क, हीरो और ज़ीरो। ठीक है, ये हीरो और ज़ीरो होता है स्टार्टअप में। हाई रिस्क ऑफ फेलियर, हाई रिस्क ऑफ फेलियर, बट इनोवेशन। डिसरप्शन, यू नो द कीवर्ड डिसरप्शन। जो चीज़ है उसको डिसरप्ट करते हुए, वॉक फास्ट, रन फास्ट एंड डिसरप्ट द थिंग्स। डिसरप्टिव माइंडसेट रहता है। जो चल रहा है उसको उस तरीके से नहीं चलाना है। तेज दौड़ेंगे, कुछ नया करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है ना मुझे, तो मैं दौड़ के पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्या होता है, 100 सालों से एक टाटा इंडस्ट्रीज चल रही है, अपना वैल्यूएशन बनाया उन्होंने, 100 साल लगा दिए। फ्लिपकार्ट आई 10 साल में, उससे ऊपर का वैल्यूएशन। या बायजूस आया, आज बैठा है 12 बिलियन के वैल्यूएशन पे। क्यों? दिस इज अ चेंज ना। सो नाउ अ डेज बिग कंपनीज आर नॉट बीटिंग स्मॉल कंपनीज, फास्ट कंपनीज आर बीटिंग स्लो कंपनीज, एंड स्लो कंपनीज कैन बी बिगर कंपनीज ऑल्सो। तो जो स्लो है वो पिछड़ जाएगा, जो फास्ट है वो आगे निकल जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। द स्टार्टअप कंपनीज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं करती है, मंथ ऑन मंथ या वीक ऑन वीक ग्रो करती है। उनके ऐसे टारगेट्स रहते हैं, उनको कोई चीज़ जल्दी से अचीव करनी है, वैल्यूएशन जल्दी से लेना है। नहीं कर पाएंगे तो वो गाड़ी निकल जाएगी और फिर वो समय निकल जाएगा। इसीलिए वो लोग स्टार्टअप्स कहलाते हैं। अब समझ में आया? वरना किराने की दुकान खोल के अपन स्टार्टअप बोलेंगे, नहीं होता। करते हैं कुछ लोग, लेकिन हाँ, इन 100 किराने लोगों को, किराने शॉप्स को एग्रीगेटर बना के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ऐप, और फिर उससे डिलीवर करना कि भाई आपको 3 किलोमीटर के रेडियस में फला जी आपको डिलीवर करेंगे और अगले 3 किलोमीटर में ये करेंगे। और उसने एक नेटवर्क किया। हाँ, मीशो, किराना शॉप, किराना आपके इंदौर का ही है। शॉप किराना ऐसे कल उसको अवार्ड भी मिला। तो शॉप किराना जैसी कंपनी अगर आपने बनाई तो इट इज़ अ स्टार्टअप, बट किराना शॉप खोले इट्स नॉट अ स्टार्टअप, बिकॉज यू कैन नॉट स्केल इट। आपको स्केल करने के लिए फिर से एक किराना शॉप लगानी पड़ेगी, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। फिर से कब तक करोगे? 2 3 बस 4। लेकिन अगर आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो आप क्या करोगे? पैन इंडिया मैंने शॉप किराना खोल दिया, पैन इंडिया, एक ही दिन में। दिस इज कॉल्ड डिसरप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो ये होता है स्टार्टअप। तो आपको समझ में आया कि हमको स्टार्टअप बनना है तो क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से काम करना पड़ेगा। और फिर ये स्टार्टअप पैदा नहीं होते, ये बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो इन स्टार्टअप को बनाने के लिए कैन यू प्लीज़ चेंज द स्लाइड? स्टार्टअप इंडिया जो है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 2016 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिसमें कि इट्स अ पॉलिसी जिसके थ्रू स्टार्टअप्स को कुछ बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं। एक माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी रहती है, कुछ सब्सिडी, कुछ सपोर्ट, तब जाके वो इकोसिस्टम बनता है। सो स्टार्टअप किसे कहते हैं? डेफिनेशन के हिसाब से स्टार्टअप उसको कहते हैं, क्योंकि डिफरेंस पता नहीं रहेगा तो फिर हर कोई क्लेम करेगा कि मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे फंडिंग दो।
तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डेफिनेशन डाली कि इनोवेशन होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसी कंपनी जो कि जिसका या इनकॉर्पोरेशन होने से 10 साल से ज़्यादा पूरे नहीं हुए हो, वो स्टार्टअप कहलाएगी। 10 साल हो गया तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी से बाहर। तो 2018 में कोई कंपनी बनी तो कब बाहर हो जाएगी? 28 में। आज बनेगी तो कब बाहर हो जाएगी? 33 में। क्लियर है, ठीक है। या 100 मिलियन का टर्नओवर। टर्नओवर मतलब हाँ, नो प्रॉफिट। टर्नओवर मीन्स व्हाट? नो प्रोडक्शन, नो प्रॉफिट, नो कैपिटल। अरे बाप रे, अरे शार्क टैंक देखते हो, टर्नओवर की बात होती है तो सेल्स की बात होती है। सेल्स, टर्नओवर इज सेल्स, टॉप लाइन, ठीक है। तो 100 करोड़ का आपने अगर टर्नओवर अचीव कर लिया तो भी आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर। पर 100 करोड़ इज 100 करोड़ यार, 100 करोड़ बहुत होता है। 10 साल भी बहुत होते हैं। आप पूरा स्टार्टअप बना के बेच के निकल सकते हो और आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। जो आप बोल रहे हो ना सर कम है, अभी 10 साल है आपके पास, 10 साल में बनाओ। अभी आप कितने साल के सर? सॉरी हैं 57 ना सर। 67 में आप बढ़िया एग्जिट ले लो। 57 से 67 में आप पूरा गेम चेंजर बन जाओ, एक 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करो और उससे बाहर हो जाओ। 100 करोड़ इज इनफ फॉर अनदर 20 ईयर्स? नॉट इनफ सर, ये मोर देन ही नहीं बोलना चाहिए। इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कमा रहे हैं। यू हैव टू क्रिएट अ इम्पैक्ट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, है ना। हम लोग जॉब सीकर ना बने, हम जॉब प्रोवाइडर बने। इसीलिए तो हम एफर्ट कर रहे हैं, वरना हमको खाने के लिए तो सफिशिएंट है। जो हम कर रहे हैं ना, हम सफिशिएंट है। लेकिन मैं सर से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ही कैन क्रिएट इम्पैक्ट, ही हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट इम्पैक्ट। अब वो बायजूस और जितनी भी एडटेक कंपनी है, अनअकैडमी, क्या वो इतने लर्नेड हैं? आप जो पीएचडी करके आए हैं, इतना लोगों से एक्सपीरियंस लेके, बच्चों को पढ़ा के एक्सपीरियंस करके आए, नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो। लेकिन फिर भी उन्होंने बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी करी ना, करी। क्योंकि उनको देखो, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है। टेक्नोलॉजी कांट बी सेलेबल, टेक्नोलॉजी नहीं सेल होती है, सॉल्यूशन सेल होते हैं। एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम सोचो कि हम टेक्नोलॉजी बेच देंगे, ऐसा नहीं हो। तो बेचना अलग चीज़ है। और सेल्स, इसलिए मैं एम्फेसाइज किया कि सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया सबके पास आता है, प्रोटोटाइप बन जाता है, सब हो जाता है, लेकिन भाई टेक्नोक्रेट ही रहता है। बेचोगे किसको? हु इज़ द टारगेट ऑडियंस? पैसा जब तक नहीं है वो बिजनेस नहीं है। वो एक मॉडल बन के रह जाता है कॉलेज का, उसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिलेगा, कॉलेज का हीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर आया वो मार्केट में, पता चला इसमें तो बहुत सारे फ्लॉज है, तो सोचा ही नहीं था, है ना। तो जो वैलिडेशन प्रोसेस होती है, तो जो स्टार्टअप्स हैं, मैंने बता दी इसकी डेफिनेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो वैलिडेशन होता है आइडिया का कि भाई मैंने ये बनाया, सबको अपना आइडिया अच्छा लगता है, अपना प्रोटोटाइप अच्छा लगता है, तो उसका वैलिडेशन कहाँ होगा? वो होगा इंक्यूबेशन सेंटर में। क्योंकि वहाँ ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जिनको वो पता है कि भाई इस टाइप की चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है, हु विल बी द टारगेट ऑडियंस, हु इज़ गोना बी द बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट, एट व्हाट प्राइस। ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, आप एज अ टेक्नोक्रेट नहीं कर सकते, या आप करोगे भी तो बहुत टाइम लग जाना है आपको, तब तक गाड़ी छूट जाएगी। सो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भाई हमारा स्टार्टअप जो आज क्यों इतने लोग भीड़ लगा के सुन रहे हैं, स्टार्टअप के बारे में समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम इन द ग्लोब। दे हैव आउटबीटन चाइना एंड यूएस। थर्ड लार्जेस्ट बना है, और ये भी पिछले 4-5 सालों में ही बना है। पिछले 4-5 सालों में बना है। लगभग 108 यूनिकॉर्न्स हैं हमारे कंट्री से। 108 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स क्या होता है? हाँ, कितने होते हैं उसमें? जीरो। क्या होता है मतलब 1 बिलियन? थोड़ा आप खड़े होकर समझाइए सबको। 1 क्या? क्या? नहीं, 1 बिलियन डॉलर क्या? फिर आपने नेटवर्क टर्नओवर बोला। देखो, आपने टर्नओवर एक बार बोल, सेल्स रॉन्ग। आपने बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा, 1 बिलियन बोला, सही है, बट इट्स नॉट सेल्स दिस टाइम मैन। हाँ, इट्स अ वैल्यूएशन, इट्स वैल्यूएशन। $1 बिलियन की वैल्यू क्रिएट करना,
ठीक है। तो वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सेल्स 100 करोड़ की सेल्स वाला पता चलता है कि वो छोटे मार्जिन, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम काम करते हैं ना, जो क्या कौन रहते हैं वो, ये जो अपना आप वो टीवी में वो चलता है ना एक चैनल जिसपे ये टीवी में वॉच बेच रहे हैं, जीन्स बेच रहे हैं, क्रॉकरी बेच रहे हैं और वो सब, वो वाला चैनल क्या है उसका नाम? नाप तोल। तो ये नाप तोल है ना, पूरे महीने में कम से कम 500 करोड़ का वॉल्यूम करता है, पर कमाई 5 करोड़ की भी नहीं है उसकी। जो पोस्टमैन काम है ना, इधर आपने बुक किया उधर पहुंचा दी, डिलीवरी वाला काम है। तो वॉल्यूम बुक में दिखेगा उसका 500 करोड़ का टर्नओवर यानी सेल्स, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है ना या वैल्यू है वो सिर्फ 2 करोड़ की, 2 से 3% मार्जिन का गेम है ये पूरा। आप समझ रहे हो? तो इट्स नॉट दिस टाइम, इट्स नॉट अबाउट सेल्स। सेल्स तो कोई भी अचीव कर लेगा, वो शॉप नापतोल जैसी कंपनी का भी होगा इतना सेल्स, लेकिन वो वैल्यूएशन की बात है। बायजूस ने वैसी वैल्यूएशन क्रिएट करी है, और वो वैल्यूएशन कब आती है? जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो। किसके लिए? मासेस के लिए। So when you are solving a problem of few people, then you are not creating that much of impact. But when you are solving a problem of each and every person, maximum population का, जैसे कि पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ठीक है, तो उसने मास की प्रॉब्लम सॉल्व करी, सॉल्यूशन दिया। उसके बाद 50 और पेमेंट इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर वो आए थे आपके यूपीआईज एंड ऑल, भारत पे भी आया, रेजर पे भी आया, पर सबको फंडिंग मिली। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक पहले पेटीएम आ गया या फ्लिपकार्ट आ गया तो आपका स्कोप ही खत्म है, आप नहीं कर सकते हो। आपके पास फिर भी स्कोप रहता है, बट उसमें आपको कुछ नीश, कुछ थोड़ा सा वैरायटी चेंज करनी पड़ेगी। या तो आप सेम काम कम मार्जिन में करो, जैसे कि मान लो कि आपको फ्लिपकार्ट बनना है, तो अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है तो सेम क्वालिटी की चीज़ 100 रुपये से कम में 5 रुपये, मतलब 95 में 90 में बेच दो। तो भी, क्योंकि यहाँ कस्टमर जो किसी की सगा नहीं है, आपने जैसे ही 5 रुपये जोमेटो ने कूपन दिया, स्विगी ने दिया, आप उधर मूव कर जाते हो, उससे ऑर्डर करने लगते हो, है ना। तो या तो आप सेम क्वालिटी लेसर प्राइस पे दे दो, या हायर क्वालिटी सेम प्राइस पे दे दो, देन यू क्रिएट द डिफरेंस एंड देन यू ग्रैब द मार्केट। तो देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो आप सेम टाइप ऑफ काम को भी फिर से बार बार लॉन्च करके अपना एक पूरे मार्केट में अपना एक स्कोप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है इंक्यूबेशन सेंटर में, वरना हम बॉटल नेक दिमाग में सोच रहे हैं कि हम ही सबसे सही है, और फिर जैसे ही मार्केट में जाते हैं फेल हो जाते हैं। मार्केट विल नॉट गिव अनदर चांस फॉर द सेम थिंग। एक बार मार्केट ने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट किया। इसलिए आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बीटा टेस्टिंग करने के लिए, आइडिया को वैलिडेट करने के लिए जो जगह है वो इंक्यूबेशन सेंटर है, ताकि आप जब मार्केट में उतरें, जैसा कि जैन साहब ने बताया था ना कि वो एग को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देते हैं ताकि जो छोटे बच्चे वो दुनिया में कदम सही से रख सके। लिटरल मीनिंग समझाई थी, वो वही है। ये सारा जब सपोर्ट मिलता है तब आपके फेलियर के चांसेस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। अदरवाइज 10 में से 8 स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन आफ्टर इंक्यूबेशन 10 में से 8 नहीं होते, 10 में से 2 होंगे, 3 होंगे। सो आवर रोल इज टू रिड्यूस द गैप, रिड्यूस द नंबर ऑफ फेलियर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेलियर्स ही होते हैं ना स्टार्टअप में, मैंने बताया था। इट्स वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप। सो 108 यूनिकॉर्न्स, 28 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है ना। एंड हु इज़ द नोडल एजेंसी फॉर स्टार्टअप? आप स्टार्टअप रिकग्नाइज कहाँ से होते हैं? DPIIT से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो DPIIT से एक सर्टिफिकेट मिलता है, तब आप जाके क्लेम कर सकते हो कि आई एम अ स्टार्टअप। सो वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट। बाकी SMEs को क्या मिलता है? उद्योग आधार मिलता है ना। तो SME को उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और स्टार्टअप को DPIIT सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। SIDBI इज़ द फंडिंग एजेंसी। अभी तक फंड इतना किया नहीं है, नाम की है, 1000 करोड़। बैंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई फॉर्म द पार्ट ऑफ 20 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मध्य प्रदेश का जो अपने को, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में हैं तो पहले अपन यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं, बाकी ग्लोबल तो ठीक है। जो मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में हमने इम्पैक्ट किया है, उसमें लगभग 2000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हमारे हैं जिनको स्टार्टअप रिकग्नाइज किया है। MP का बता रहा हूँ मैं, 2000, जिसमें से 800 कौन है? वुमेन लेड स्टार्टअप्स। ऑल द वुमेन्स अराउंड हियर, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये नंबर दिखा रहे हैं और ये नंबर बढ़ गए हैं, ये मतलब ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये नंबर 40% तक आ गया है मैचिंग।
ऑलमोस्ट मैचिंग द ओवरऑल फिगर। MSME यहाँ पे नोडल एजेंसी है, ठीक है। और 32 रिकग्नाइज इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि 49 है, एक्चुअली 49 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में इंक्लूडिंग आस, बट उस 49 में से सिर्फ 4 ही ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनके पास पैसा देने के लिए, सीड कैपिटल लगाने के लिए, आप लोगों को सीड कैपिटल देने के लिए पैसा है। सो दे आर हैविंग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ऑफ 5 करोड़। सो MP स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो 2016 में तो आ गई थी, बट इसको हर साल, क्योंकि हमने चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी देखा, पहले बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला हम अपनी पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी नहीं चेंज होती, नाम ही चेंज होता है बस, वो ईयर और नाम चेंज हो गया, फिर उसके बाद फिर बीजेपी आ गई, बोले फिर अब हम अपनी पॉलिसी लाएंगे। तो ऐसे करके इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन या किसी को पैसा तो मिला नहीं है, पर पॉलिसी 4 आ गई है, ठीक है, पॉलिसी 4 आ गई है। नेक्स्ट, तो कितने टाइप के इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ये हम देख रहे थे। तो इंक्यूबेशन सेंटर तो आपको मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि भाई वहाँ पे स्टार्टअप्स बैठ के कोवर्किंग में काम करते हैं और मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, आइडिया वैलिडेशन होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे करते हैं। बट देयर आर टाइप्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, एक जैसे ही नहीं होते सारे, इसमें भी डिफरेंशिएशन बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको कि भाई आप इंक्यूबेशन सेंटर इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक योर्स, आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो आपके यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर को एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर बोलेंगे, जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में है, RGPV में बना है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन RNTU में है, AIC RNTU में है। तो एक स्कीम होती है अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम, AIC, जो AIC रहते हैं वो उनको टैग मिलता है AIC का, विच वॉज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 करोड़ का फंड मिलता है उनको टू स्टैब्लिश अ न्यू इंक्यूबेशन सेंटर। तो MP में लगभग 2 ही ऐसे AIC टैग्ड इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। वो भी इंस्टीट्यूशन बैक्ड है, क्योंकि प्रायोरिटी रहती है कि भाई उनको बच्चे का क्राउड मिलेगा, उसी में से वो इंक्यूबेशन में डालते जाएंगे। तो AIC RNTU एंड AIC प्रेस्टीज जो इंदौर का कॉलेज है, इनको मिला है। और 4 जो इंक्यूबेटर्स हैं उनको SISF फंड मिला है, जिसमें से बीनेस्ट भी एक है। बीनेस्ट है, जबलपुर में एक है, AIC है और प्रेस्टीज है। ये 4 लोगों के पास पैसा है सीड कैपिटल देने का। व्हाट इज सीड कैपिटल? स्टार्ट करने के लिए, कुछ प्रोटोटाइप बनाने के लिए, भाई कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो आप, उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो कैपिटल लगेगी उसको सीड कैपिटल बोलते हैं। इट्स अ ग्रांट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ NCDs और इक्विटी ऑल्सो। सो अनदर इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बिजनेस इंक्यूबेटर होता है, सेकेंड टाइप बिजनेस इंक्यूबेटर, जो कि हमारा है बीनेस्ट, बिजनेस नेस्ट या भोपाल नेस्ट। सो वहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूशन बैग नहीं है, हमारे पास कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, पर हमारे पास हम लोग ओपन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक यू। वी आर नॉट कंपेयरिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर grades, even dropout students are sitting in BNEST and doing miracles। तो हमारा वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी मार्कशीट में मार्क्स कितने आए थे, है ना, हम फेलियर्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसका आइडिया अच्छा होना चाहिए। तो द ब्रांड व्हाट वी हैव क्रिएटेड सिंस लास्ट 5 years, बिकॉज हम 2018 से ऑपरेशन में आए, सो वी गॉट अ बेस्ट स्टार्टअप पॉलिसी अवार्ड इन 2018 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन अ स्पैन ऑफ 1 year ओनली। और लगभग ऐसे ही 4 अवार्ड्स हमको उसी साल मिल गए थे जब हमने शुरू, क्योंकि हम पायनियर थे। हम लोगों ने स्टार्टअप्स जो साइलोज में काम कर रहे थे, साइलोज में काम करना मतलब जैसे अलग अलग बैठ के, कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, अपना हिट एंड ट्रायल में, कोई MP नगर में बैठा है, कोई न्यू मार्केट में बैठा है, कोई कहीं ऑफिस कैबिन लेके बैठा है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ कंपनी बनेगी, किससे बात करनी, कहाँ बैंक फाइनेंस होगा, कौन सा आइडिया क्या। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाती है, उसको हम इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। तो ये इतनी हेल्प हो गई लोगों को, को लर्निंग, को एग्जिस्टेंस, 24/7 एक्सेस, हाँ 24 घंटे आप बैठ के वहाँ काम कर सकते हो। स्टूडेंट्स जो यहाँ दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात को हमारे यहाँ काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे कोई सुना ही नहीं होगा आपने कि खुला कैसे हो, तो 6 बजे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोग सब वेलकम है, वहाँ पे आके देखिएगा, इट्स हैविंग अ वाइब्रेंट एनर्जी। सो फिर लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे आपने बताया सर कि आप एम्प्लॉयबिलिटी पे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट, तो वो लाइवलीहुड में काउंट होते हैं कि भाई आप उनको आत्मनिर्भर बना रहे हो।
तो ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जो कुछ ट्रेड फॉलो करते हैं, जो हो सकता है फंडेबल हो नहीं हो, लेकिन अपना काम और अपने से जुड़े 100 लोगों का काम तो कर ही देंगे, खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट और 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे। एंड देन प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे कि टी हब, वर्की, हाँ, वर्क स्पेस, डायलॉग, 91 स्प्रिंग बोर्ड, सारे जो है ये प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, प्लग एंड प्ले हैं, पैसा दो और इंक्यूबेशन लो। लेकिन हमारे यहाँ पे पैसा दे के इंक्यूबेशन नहीं मिलता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट है, लिमिटेड स्पेस है, लगभग 50 स्टार्टअप्स को एक साथ हम लोग इंक्यूबेट कर सकते हैं, और 50 के लिए 5,000 लोगों की भीड़ रहती है। तो उस 5,000 में से वो 50 छांटने में हमको बड़ी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। पैसा तो सेकेंडरी है ना। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है बीनेस्ट ने कि आज सबसे पहला प्रेफरेंस कोई भी अगर सेंट्रल इंडिया में देता है तो दे वांटेड टू बी इंक्यूबेटेड इन बीनेस्ट देन एनी अदर इंक्यूबेटर। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन सेंटर में जो की बेनिफिट्स होते हैं वो मेंटरशिप होता है, नेटवर्किंग होती है। मेंटरशिप मैंने आपको बता दी कि समय समय पर भाई आप अगर कोई टेक्नोलॉजी पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको फाइन ट्यून करने के लिए, क्योंकि मेंटर्स का क्या काम रहता है, आप लोगों का क्या काम रहता है, गाइड करना, बताना, क्या। सो आप में और मेंटर्स में ये डिफरेंस है कि वो ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है, वो ये बताता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सो आप वो बताता है कि आपको 10 में से 9 चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि उसने वो लाइफ साइकिल जी रहती है, उसको मालूम है कि हाँ गाड़ी अटक जाएगी आगे जाके। तो मेंटर इज़ द वन पर्सन हु टेल्स यू कि आउट ऑफ 10 व्हाट 9 थिंग्स यू डोंट हैव टू डू। तो जो बचता है वो करना है, और वो स्टार्टअप को पता रहता है कि उसको तो ये पता है कि उसको क्या करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये मेंटर बताता है उसको। ऐसे इसलिए आप लोगों को भी ये सब बताना चाहिए, थोड़ा ओपननेस देनी चाहिए स्टूडेंट्स को, उनको अपने दिमाग से पढ़ने दो, बट आप उनको लेके चलो कि भाई इधर उधर नहीं दौड़ना है, ये बीच में जगह है ना, ऐसे चलेंगे अपन। तो आपको समेट के उनको एक विजन देना, रास्ता देना, बाकी पेस तो उनका ही रहता है। कुछ बच्चे तेज़ी से दौड़ देंगे और कुछ बच्चे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो उनकी इंडिविजुअल स्किल्स है, उनकी अपनी बनावट है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, तो इसलिए। लेकिन आपको रास्ता तो, टारगेट तो सेट करके देना ही पड़ेगा उनको। सो दिस इज़ योर रोल। सो आप ऐसा मत समझो कि हम एजुकेटर हैं और हम एजुकेशन एकेडमिशियन में ही रहेंगे, ये भी आप एज अ बिजनेस के तौर पे लो, है ना, ताकि आप बिजनेस, और इसके लिए आपको है बुक्स पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदर देन योर एकेडमिक बुक्स, आप ऐसी सारी बुक्स पढ़ो, कम से कम आपको वो नॉलेज आएगी कि भाई हाँ, एक 0 से हीरो कैसे बने, 1 to 0 कैसे हुए, 0 to 1 एक बुक है, पढ़ना, ठीक है। तो उसमें आपको ज्ञान मिलेगा कि भाई हम लोग अगर बिजनेस बना नहीं सके, लेकिन हम बुक पढ़ के तो हम ज्ञान दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो, क्या पता किसको कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए कोई बुक पढ़ के, राइट। सो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी की रोल। लाइक आपकी जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है ना लाइफ में, वो सिर्फ 10% ही आपको हेल्प करती है, बाकी 90% इज़ योर नेटवर्किंग एंड सॉफ्ट स्किल। बिजनेस लाने में या कुछ भी, जो आपके पहचान के सीनियर्स होंगे, आप एक फ़ोन लगा दोगे कि हाँ यार ये अच्छा नेचर था उसका, मेरे से अच्छे से बात होती थी, इसको हम आगे हेल्प कर देते हैं। वरना आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका नेटवर्किंग ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी सालों साल, तो फिर आप फ़ोन करोगे तो क्या बोलेगा, हाँ आप काम आया तो फ़ोन किया। ऐसा होता है। तो क्रिएट योर ओन नेटवर्क, जाके मिलते रहिए लोगों से, नए नए आइडियाज़ पे बात करिए। फंडिंग सपोर्ट, क्योंकि हमारे साथ एंजल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी पार्टनर सब लोग जुड़े हुए हैं, लाइक 100x, लेट्स वेंचर, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एंजल नेटवर्क, जो कि स्टार्टअप्स में फंड करती है अलग अलग लेवल पे। सीड कैपिटल भी करती है, ग्रोथ कैपिटल भी करती है, सीरीज फंडिंग भी करती है। ये सब हम सिखाते हैं। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ कहीं लिख लो, जाके आज पढ़ना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं इसका मतलब क्या है। वर्कस्पेस मतलब जहाँ पे बैठ के काम करते हैं। पार्टनर्स कनेक्ट, कि हम लोग पार्टनर्स को कनेक्ट कराते हैं। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये हमारा यूएसपी है, क्योंकि प्राइवेट इंक्यूबेटर जो है वो ये फैसिलिटी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जैसे हम जेम पोर्टल की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली वी कैन प्रोक्योर फ्रॉम स्टार्टअप्स थ्रू जेम पोर्टल। हम लोग प्रोक्योर कर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस। और हम लोग एक CIS प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जिसमें कि सिटी इनोवेशन एक्सचेंज में हमारी कोई भी टेक्नोलॉजिकल नीड रहती है, स्मार्ट सिटी का काम ही है ICT IoT इंटरवेंशन करना, है ना। तो उसमें अगर कोई ज़रूरत लगती है अपग्रेडेशन की, तो वी गिव
स्टार्टअप्स टू अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन, हम उसके लिए अच्छा पे भी कर लेते हैं, अप टू 1 CR हम लोग पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंडिंग स्कीम्स जो रहती है वो मैंने बताया कि अटल इनोवेशन सेंटर के लिए 10 करोड़ की फंडिंग रहती है, अटल कम्युनिटी सेंटर के लिए 2 करोड़ की फंडिंग रहती है, TBI निधि प्रयास जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फंडिंग रहती है वो 2 करोड़ की रहती है। सर ये आपके लिए है कि आप अगर इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। टाइट सेंटर MIT का जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी फंडिंग सपोर्ट अप टू 2 करोड़, तो बाकी सब 2 करोड़ है और ऊपर में 10 करोड़ की फंडिंग है अटल इनोवेशन सेंटर बनने के लिए। तो जो हम सेटअप करने की बात कर रहे हैं वो जो आपके मैनेजमेंट है उनको इस स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट मिल सकता है, उसमें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज वी नो हाउ टू फाइल द DPR, बिकॉज दे विल आस्क डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करोगे क्या, कैसे करने वाले हो, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सो नाउ मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ अपने इंक्यूबेशन सेंटर की। सो इट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी, स्टार्टेड ऑन 8 मई हम लोगों ने गो लाइव किया था, 23 अप्रैल को इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया था। तब से लेके आज तक 170 स्टार्टअप्स को हम लोगों ने इंक्यूबेट किया है, 170। सो जो 2000 में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 10% है, 200 अभी का बैच है वो भी निकलेगा लगभग 50 का, तो 200, तो आउट ऑफ 2000 10% तो BNST दे रहा है। गॉट इट। सारे स्टेज के स्टार्टअप्स आते हैं, सेक्टर एग्नोस्टिक हैं हम लोग। क्या होता है सेक्टर एग्नोस्टिक? सेक्टर स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर सेक्टर, बायोटेक हो गया, EV हो गया, है ना, इन सब के लिए इसको बोलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है। और उसका उल्टा होता है सेक्टर एग्नोस्टिक, मतलब कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, हम सबके लिए ओपन है। सो हमारे पास आइडिएशन वाले भी आते हैं, हमारे पास ट्रैक्शन वाले भी आते हैं, हमारे पास ग्रोथ वाले भी आते हैं लेट। क्या होता है आइडिएशन, क्या होता है ट्रैक्शन, क्या होता है ग्रोथ, बाद में पूछना ठीक है। सो जो 87 स्टार्टअप्स इसमें से ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएशन का मतलब है कि भाई जिस स्टेज में वो आए थे, तो आइडिएशन, ट्रैक्शन एंड ग्रोथ आर द स्टेजेस ऑफ योर स्टार्टअप जर्नी, है ना। वो स्टेज में जिस स्टेज में आए थे उससे ग्रेजुएट कर गए तो वो 87 नंबर्स हैं, और अभी आज की डेट में हमारे पास 60 स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है बोर्ड का। जो चेयरमैन है वो कलेक्टर है हमारे, जो कमिश्नर है वो हमारे ED है, और IAS ऑफिसर जो है हमारे गौरव बैनर्जी वो हमारे CEO हैं। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ CEO एंड दिस इज़ माई टीम, द मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेंटर, ये पूरा स्ट्रक्चर बना के हम रखते हैं ताकि ये कंपनी के तौर पे चले। ये खुद एक ऐसा स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं हम। अगर ये सस्टेन करेगी तो बाकी स्टार्टअप सस्टेन करेंगे, तो वी हैव अ गुड सस्टेनेबल मॉडल। नेक्स्ट, सो जो इसके की फीचर्स है, इट्स लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी, हैविंग 12,000 स्क्वायर फीट एरिया, 132 वर्क स्टेशंस, सिटर बोर्ड रूम, 6 डेडिकेटेड कैबिन्स, ये 100 Mbps की स्पीड का नेटवर्क, ये सारी हाउसकीपिंग और इंटरनेट और मेंटरशिप, ये सारी फैसिलिटी जो है। इधर प्रोटोटाइपिंग लैब, यस, लैब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सेटिंग अ इंक्यूबेशन सेंटर सर। तो जब भी आप अपना इंक्यूबेशन प्लान करें उसके लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक लैब को ज़रूर सोच के रखिए। उस लैब में ही आइडियाज़ को शेप दिया जाता है, राइट। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सिक्योर्ड सर्विलेंस कैमराज, IFRD। नेक्स्ट, सो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्टअप जो है, जिसमें कि वंस अ स्टार्टअप एंटर्स इनटू बीनेस्ट, वी प्रोवाइड मेंटरशिप एंड देन विद आवर मेंटरशिप वी वैलिडेट देयर आइडिया। जिस आइडिया पे वो आया है, जैसे ही वैलिडेट होता है हम माइलस्टोन सेट करते हैं कि भाई आपको आगे कहाँ जाना है। उसको फिर हम 3 महीने का और टाइम देते हैं टू क्रिएट देयर प्रोटोटाइप, जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कि भाई एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के लाओ। वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 महीने का समय मिलता है। बन गया तो ठीक, नहीं बन गया तो हम उनको बाहर कर देते हैं। बनने के बाद उसको हम फिर से बीटा टेस्टिंग करके वैलिडेट करते हैं कि यस दिस प्रोडक्ट इज रेडी टू गो टू मार्केट। सो वी मेक अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, वी कनेक्ट देम टू द फर्स्ट पेइंग कस्टमर जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सके, क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं तो हम लोग अपने नेटवर्क को यूज़ करते हैं उनको पहला पेइंग कस्टमर दिलाने के लिए। और वंस इट इज़ टेस्टेड और थोड़ा ट्रैक्शन आता है कि भाई 10-15 लाख का बिजनेस कर लिया,
So we directly connect them to in span of 6 months to 8 months हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के सामने कैसे पिच किया जाए, यानी हम शार्क टैंक रेडी प्रोडक्ट बना के देते हैं. एंड देन दे विल फेच सम इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड देन ग्रेजुएट फ्रॉम आवर इंक्यूबेशन सेंटर एंड बिकम लाइक कबाड़ी वाला. यू नो हु इज कबाड़ी वाला? अनुराग असाटी. ठीक है, तो ये पूरी एक साल की लाइफ साइकिल होती है जिसमें हम जीरो टू हीरो. वैसे अनुराग ऑलरेडी स्टार्टअप था, कर रहा था, स्लो पेस था, लेकिन यहाँ आने के बाद ही उसको फंडिंग मिली. अदरवाइज इससे पहले तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन क्योंकि हमारा नेटवर्क था इन्वेस्टर्स का, हमने उनको 3 करोड़ की फंडिंग तब दिलाई थी. अब हमारे यहाँ से निकलने के बाद ही रेज अराउंड $2 मिलियन. कितना होता है? लगभग 15 करोड़. ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं. आप लोग नेक्स्ट स्लाइड. सो द करंट पोर्टफोलियो ऑफ बीनेस इज 170 स्टार्टअप्स. जो मैंने बताया आपको, लगभग 87 स्टार्टअप्स ग्रेजुएट हो चुके हैं. 35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने पिछले साल. 35 करोड़ रेवेन्यू मतलब हाँ, टर्नओवर नहीं, रेवेन्यू. ठीक है, और 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट. इजंट इट अ बिग इम्पैक्ट? 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रखे हैं. ठीक है, 9 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेस कर लिया है, जिसमें से 3 करोड़ तो अनुराग का ही है. उसमें वो अभी मैंने 15 करोड़ जोड़े नहीं है, क्योंकि वो हमारे बाहर जाने के बाद उन्होंने रेस किए थे. सो मैं अननेसेसरी क्रेडिट नहीं लेता. ठीक है, 10 करोड़ बाकी स्टार्टअप्स को भी फंडिंग मिली है, वो भी मैं बताऊँगा. लगभग पेटेंट अप्लाई कर चुके हैं, 6 पेटेंट मिले हैं. 6 पेटेंट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. पेटेंट मिलने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं, है ना. कोई भी पहली बात तो पेटेंटेबल है या नहीं, उसमें ही पता करने में 1 साल लग जाता है. फिर वो पेटेंट ओपन सोर्स पे है या स्पेसिफिक है, एल्गोरिथम से बेस्ड है, उसको वैल्यूट करना. लोकल पेटेंट मिलना, ग्लोबल पेटेंट मिलना, दोनों में फ़र्क होता है. 25 लाख 5 लाख इंडिया के पेटेंट के लिए, और 25 लाख से शुरुआत होती है ग्लोबल पेटेंट मिलने की. तो इट्स अ वेरी कम्बरसम एंड टाइडी प्रोसेस विद कॉस्ट. सो जो हमारे मेजर स्टार्टअप्स है, जो कबाड़ी वाला, राग इनोवेशन, MP पैड वाला के नाम से जो स्टार्टअप फेमस है, नाम सुना है? पैड वाला, ही इज इनटू सैनिटरी पैड नैपकिन मशीन बनाने में. ये लोग एक्सपर्ट्स थे. जब हमारे यहाँ पे आए थे, ये मशीन बनाते थे जिससे कि सैनिटरी पैड्स बनते हैं. हमारे यहाँ आने तक उनको फंडिंग नहीं मिली थी, और आगे मिलनी भी नहीं थी अगर ये सेम स्ट्रैटेजी पे काम करते, क्योंकि एक मशीन बनाने में कम से कम 2 हफ्ते का या हफ्ते का टाइम लगता है. और उसके हिसाब से ये महीने की 4 ही मशीन बना सकते थे. हालांकि इन्होंने मशीन नेपाल में भी लगाई है, कन्याकुमारी में भी लगाई है, नॉर्थ ईस्ट में भी लगाई है, इधर सब जगह लगाई. गुजरात में अडानी के साथ काम कर रहे हैं, अंबानी के साथ काम कर रहे हैं, बट उनके CSR फंड को यूज़ करते हुए वो, या नाबार्ड के साथ काम कर रहे हैं, मशीन्स लगाते थे. उनको लगता था हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पता है, वाह 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 वाह. लेकिन वही लिमिटेशन में आ गए ना आप. मशीन कितनी बनाओगे? लेकिन एक दिन में एक मशीन लगभग 1500 पैड्स बनाती थी. तो हमारे आने के बाद हमने उसकी स्ट्रैटेजी चेंज करी कि यू शुड फोकस अपॉन मेकिंग पैड्स एंड क्रिएट अ ब्रांड. और वो कि ऐसा ब्रांड बनाओ जो कि एक तो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल हो, वेस्टेज ना हो, प्लास्टिक हटा दो, उसमें से ग्लू हटा दो, पूरा ऑर्गेनिक बना दो, और प्लांट फैब्रिक से बना दो. जब ये USP आ गई तो फिर वो एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बन गया. ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बन गया, और विथ लीस्ट ऑफ कॉस्ट. मार्केट में जो भी ब्रांड अवेलेबल है उससे कम पैसों में वो सैनिटरी पैड देते हैं. और उसके बाद उन्होंने जो फ्लाई किया है, तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए वो लोग. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस वी आर क्रिएटिंग हियर. हमें पता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सा प्रोडक्ट किस बिजनेस के लिए क्या सही है ना. सिर्फ इंफ्रा बनाना, इंक्यूबेशन बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द की थिंग इज द टीम, द एडवाइजर्स, द एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व इनटू बिल्डिंग दैट इंक्यूबेशन सेंटर. नेक्स्ट, सो इन दिस इज द कैलेंडर. वी हैव ऑर्गेनाइज्ड मैनी हैकाथॉन्स. हमारे हैकाथॉन्स बहुत फेमस होते हैं. आप हमेशा बीनेस्ट की साइट पे जाके देखते रहिए कि भाई जनरली हम लोग ये दिसंबर जनवरी में करते हैं. इलेक्शन ईयर होने की वजह से, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऑनलाइन भी करते हैं कोविड की वजह से. सो यू सी अमिताभ कांत, नीति आयोग CEO वॉज हैविंग ए स्टार्टअप कॉन्क्लेव. जैसे कल हुआ, ऐसे हम लोग 2018 में 29 सितंबर को कर चुके थे. उस समय भी श्रद्धा शर्मा आई थी.
पर आज नेशनल इतना बड़ा जीआईएस समिट हुआ, उसके बाद भी ये लोग श्रद्धा शर्मा को बुलाए। सोचो हमारे पास बजट की, हमारे पास है ही क्या बजट, लेकिन फिर भी हमने इन्हें बुलाया। उनके पास तो बजट की कमी ही नहीं है। 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ नगर निगम ने स्वच्छता में खर्च कर दिए, वो लाइट लगाने में। तो हम लोग अच्छे कैश प्राइस भी बांटते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट बट इट्स एसपीवी। तो हमारे अंदर थोड़ा सा कॉर्पोरेट भी है। इस एसपीवी बनने से हम लोग उनके अम्ब्रेला से बाहर हैं, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली वर्क कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अच्छे काम करते हैं। इन्वेस्टर समिट कराते हैं, बूट कैंप्स कराते हैं। ड्रोन की बात कर रहे थे, तो ये स्वायत्त, ये जो राहत कुलश्रेष्ठ है, ये ड्रोन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मतलब इनकी अच्छी कंपनी है। जो आप आईपीएल और ये सब मैचेस देखते हैं ना, वर्ल्ड कप, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो ट्रॉफी बनी हुई दिखती है और जो ऊपर से कवरेज होता है, वो इनकी कंपनी करती है, राहत की। सो नेक्स्ट, फिर ये डीपीआईटी सेक्रेटरी जो कल वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, हमारे यहाँ पे आके विजिट करते हैं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में। कैनेडियन काउंसलर जनरल रिसेंटली विजिटेड आवर इंक्यूबेशन सेंटर। हम लोग इंदौर में आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, जाना, लोगों से मिलना, बात करना। आज से पहले आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जितना जानते होंगे, आज थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा मिला होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, हमारे नॉलेज पार्टनर्स है। ये इंक्यूबेशन सपोर्ट सिस्टम है क्लाउड सर्विसेज के लिए। AWS क्रेडिट देते हैं, पेमेंट गेटवे, एंटरप्राइज सॉल्यूशन। जो IT वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि AWS क्रेडिट्स की कितनी ज़रूरत रहती है हमें। हाँ, ये आपको पता होगा। किसी आपने ऐप बना ली, उसको लॉन्च करने के लिए आपको सर्वर स्पेस लगती है, वो अगर फ्री में मिल जाए तो ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए तो दीज आर द सपोर्ट्स what we are providing in the incubation center. Next, so the award what I am talking about from Honorable Prime Minister in the change of government from Jayavardhan Singh ji, from for Indian Smart City Award, which is Best Policy Award. So एक ही साल में ये अब लगभग 4-5 साल की हमारी जर्नी है, छोटी सी। थैंक यू।